नमस्ते। आज मेरे साथ हैं एक एक्सपर्ट जो हमारे देश की जो डीजीएफटी है, जो इनके डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड होते हैं, उनके साथ एक अलग सी एक टीम होती है विविध बिजनेसमैन, विविध इंडस्ट्रीज से। वो टीम को बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पे ये बोर्ड ऑफ ट्रेड में हमारे साथ आज जो एक्सपर्ट हैं, मिस्टर भरत छाजर, वो भी एक मेंबर है। सो ही इज विथ मिस्टर पीयूष गोयल एंड हर महीने इनकी एक मीटिंग होती है। बिजनेस को, एक्सपोर्ट को कैसे आगे बढ़ाया जाए और इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हम सॉल्व कर सके। तो इन ही इज अ पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड। नाउ इसके अलावा सर करते क्या है? सर इज अ वेरी ओल्ड एक्सपोर्टर, बहुत सालों से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो अहमदाबाद बेस्ड है। अहमदाबाद से बहुत सारे टेक्सटाइल फैब्रिक एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं नेपाल, फिर आता है सिंगापुर, म्यांमार और थाईलैंड। तो आज और कई और देश हैं, पर ये मुख्य देश हैं इनके। और करते हैं प्रिंटेड फैब्रिक, ज्यादातर कॉटन और ब्लेंडेड और पॉलिएस्टर। तो आज हम भरत सर से जानेंगे उन्होंने कैसे ये एक्सपोर्ट का काम लिया। बहुत साल हो गए इनको, तो पहले तो नहीं इतनी अवेयरनेस थी, तो इन्होंने कैसे ये एक्सपोर्ट का मार्ग चुना और कैसे ये एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कंट्रीज लाइक नेबरिंग कंट्री लाइक नेपाल, फिर हमारा म्यांमार, श्रीलंका, हमारे आसपास के देश हैं, थाईलैंड भी हैं। तो यहाँ पे कैसे उन्होंने अपना पैर जमाया, बायर्स कैसे ढूंढे, तो ये सारी बात हम करेंगे। पर सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहती हूँ ट्रिपल आई के ये एक्सपर्ट सीरीज में। और मैं भरत सर को वेलकम करते हुए उनका आभार मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें समय दिया है। आप सभी लोगों को थोड़ा सा ज्ञान देंगे वो कैसे किया है उन्होंने। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी भरत सर, आप अपना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए। धन्यवाद तृप्ति जी, मुझे आज इस सेशन में शामिल करने के लिए, इनवाइट करने के लिए। और जस्ट थोड़ा सा मैं आपको रेक्टिफाई कर दूं कि बोर्ड ऑफ ट्रेडिंग में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की एक्सपोर्ट काउंसिल है उसका भूतपूर्व चेयरमैन हूं। और करीब ओ, करीब 15 साल से रेगुलरली मैं उनकी मैनेजिंग कमेटी में रहा हूं। ओके। तो वैसे सबकी जानकारी के लिए पूरा नाम भरत छाजे। हम लोग अहमदाबाद बेस्ड हैं। और जैसा कि तृप्ति जी ने बताया, मैं काफ़ी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्निकल संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। पेडेक्सिल जो पावरलूम डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, जो काफ़ी छोटे उद्यमियों की भी है और एक्सपोर्टर्स की भी है, उनके साथ में मैं करीब करीब आज 28 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ओ, और हम लोग फाउंडर मेंबर भी हैं उसके, प्लस 15 साल से मैनेजिंग कमेटी में हूँ और भूतपूर्व चेयरमैन भी रह चुका हूँ। साथ ही ओके। साथ जो इंडिया की जो एपेक्स बॉडी है, फीओ, फेडरेशन ऑफ हाँ, इंडियन एक्सपोर्ट है, उसका भी मैं यहाँ का गुजरात का कन्वीनर रहा हूँ। साथ साथ दूसरी जो एक्सपोर्ट प्रमोशन की बॉडीज है, एसआरटीपीसी, टेक्सपोसिल, उसके भी हम लोग, मैं एक्टिव सदस्य हूँ। और बराबर हम लोग उसी गतिविधियों में हम लोग भाग लेते रहते हैं। तो ये छोटा सा परिचय है। लेकिन जैसे बिजनेस का मैं परिचय दूं, तो हमारे एक फैमिली बिजनेस था, करीब करीब 1940 से ही अहमदाबाद के अंदर, स्टार्टेड बाय माय ग्रैंडफादर। और अब लोग, हमारी और हमारे से बाद वाले हमारे बच्चे, मतलब हमारे फोर्थ जनरेशन अब काम में लग गई है इसके अंदर। ओके। और थोड़ा यंगस्टर्स को इंस्पायर मिले, इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि आई ज्वाइन बिजनेस एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 साल की उम्र से ही मैं कपड़े के व्यवसाय में जुड़ गया था। मतलब एक तरफ कॉलेज की क्लासेस चल रही थी, एक तरफ प्रैक्टिकल क्लासेस यहाँ पर कपड़े की व्यवसाय में चल रही थी। जैसे साइंस के अंदर एक क्लासेस होती है, एक प्रैक्टिकल होती है, ऐसे हमारे दादाजी कहा करते थे कि कॉमर्स के अंदर कॉलेज की जो वो थियोरेटिकल क्लास है और प्रैक्टिकल क्लास आपकी दुकान में आने से ही प्रैक्टिकल होगा। तो वो ओके। हमारे, बोलते हैं जो जन्म घुंटी, जो बिजनेस की जन्म घुंटी, हमको ये दिया गया था। तो उसी का नतीजा है कि हम लोग आगे इतने इस व्यवसाय के अंदर और हम लोग ऊंचाइयां छू सके हैं। सर की जो कंपनी है उनका नाम है ब्यूमाको फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो फैब्रिक्स हैं, जैसे उन्होंने बताया कि एसआरटी
ईपीसी जैसे कि सिंथेटिक एंड रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, फियो में भी मेंबर हैं, सब जगह पे चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण जगह है। पावर लूम से जो भी फैब्रिक निकलती है वहां पर भी चेयरमैन रह चुके हैं सर। तो आप सभी जो हमारे दर्शक हैं, हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, आप सभी के लिए एक ये प्रोत्साहन की बात है कि आप जो भी काम करें और उससे जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं उसमें भी जुड़े रहें, आरसीएमसी लेना जरूरी है। तो ये एक चीज हमें सीखने को मिली है। सर आप हमें बताएंगे कि आपको ये एक्सपोर्ट, आपके दादाजी को ये एक्सपोर्ट और आपको ये एक्सपोर्ट का रास्ता कहाँ से मिला, कैसे मिला? नहीं, हम लोग ये सोच रहे थे कि दादाजी ने जो व्यवसाय स्टार्ट किया, पिताजी ने उसको और आगे तक ले गए। फिर हम लोग, हमारी जनरेशन जब व्यवसाय के अंदर आई, तो हम ये सोचा कि हम लोग क्या नया कर सकते हैं। जो ट्रेडिशनल है, गद्दी पे बैठ के माल बेचना, वो तो है ही, लेकिन जब आज हमारी इतनी पढ़ाई लिखाई की हुई है तो उसका क्या उपयोग किया जाए। हाँ हाँ उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि हमारे नेपाल का काम तो बहुत पुराना था, पहले से ही था, हाँ। लेकिन ये थर्ड कंट्री जो एक्सपोर्ट है, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर या मिडल ईस्ट, तो इसको हमने ये सोचा कि आज इतना बड़ा इंडिया है, हम लोग नॉर्थ ईस्ट तक जाते हैं, कलकत्ता तक जाते हैं, गुवाहाटी तक जाते हैं, तो एक छलांग और आगे लगाई जाए। तो एक छलांग अच्छा मतलब इसको बॉर्डर क्रॉस करके, जैसे थाईलैंड है, वियतनाम है या म्यांमार है, मलेशिया थोड़ा, तो वी हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दीज कंट्रीज। और उसका उपयोग हमको मिला ये जो एक्सपोर्ट काउंसिल्स के प्रोग्राम से। अच्छा और हम लोग तभी से 1992 से हम लोग ये काउंसिलों के सदस्य बनते गए। तो आज अच्छा। जो दर्शक सुन रहे हैं उनके लिए बहुत जानना और समझना जरूरी है कि ये आपके व्यवसाय को, एक्सपोर्ट को, निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एक बहुत बड़ा भाग अपने आपको सहायक हो सकती है। हाँ और जी। इनके जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे इंडिया के अंदर भी होते हैं, इंडिया से बाहर भी होते हैं, तो वो प्रोग्राम में हम लोग हिस्सा लेते गए, तो धीरे धीरे करके हमको एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर मिलते गए। तो ये हमारी ओके। यात्रा वहां से स्टार्ट हुई। स्टार्ट हुई। ओके। तो 1991 में इंडिया की इकोनॉमी लिबरल हुई और 1992 से आप इन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के मेंबर भी बनने लगे। सही। तो ये मेरा मानना है कि काफी सारी आपके फैमिली में सजागता है, अवेयरनेस है कि सरकार किस ओर जा रही है और उसका हमें कैसे सबसे ज्यादा फायदा हो हमारे बिजनेस में। तो ये हमने सीखा आपसे सर। दिस इज समथिंग फैंटास्टिक के आज हम कई लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, आज भी अवेयरनेस कह रहे हैं, बता रहे हैं अंडर मिशन गोल्डन बर्ड कि वही पुराने सोने की चिड़िया वाले दिन हम भारत देश में वापस सही लाए। बात। तो कैसे लाए? तो एक्सपोर्ट करके लाए। और आपने 1992 से ये शुरू कर दिया है। आई रियली अप्रिशिएट एंड आई वुड लाइक टू टेल माय स्टूडेंट्स, माय व्यूअर्स, माय फैंस कि आप लोगों को भी ये रास्ते पे चलना चाहिए। धन्यवाद। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपकी आज तक की ये जो जर्नी है, कितने उतार चढ़ाव देखे आपने 1992 से आज तक? कितने उतार चढ़ाव देखे, कितने सरकारें बदल गई, नियम बदल गए, आपको आज कैसा लग रहा है? नहीं, हर एक बिजनेस के अंदर, व्यवसाय के अंदर, प्रोफेशन के अंदर कभी एक स्मूथ सेलिंग तो होती नहीं है। ऑलवेज एक रोलर कोस्टर राइड होती है। और वो सभी उतार चढ़ाव हमने देखे, जहाँ जहाँ भी, चाहे हमारे देश की हो चाहे प्रदेश की हो, सरकारें जो बदलती रहती है, उसके नियम कानून चेंज होते रहते हैं, तो हमें एकदम उससे अपने आप को एडॉप्ट करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है। साथ साथ कंपटीशन, रिसेशन और ट्रेंडिंग, जो मार्केट की जो चॉइस है वो बदलती रहती है। तो मैं सबको कहा करता हूँ कि आज हम लोग इतने एक्सपीरियंस हो गए, हम लोग जैसे कहा जाए तो नेपाल है, तो वी आर द मार्केट लीडर्स। काफी अच्छा यस। अच्छा मार्केट शेयर हमारी कंपनी के पास है। लेकिन फिर भी देर आर ऑलवेज न्यू एंट्रेंट्स, नए नए लोग आते ही रहते हैं। वो चैलेंजेस हमेशा बना रहता है। तो आप कितने ही पुराने हो, कितने ही ब्रांडेड हो, कितने ही आपके साथ अच्छी रिलेशन हो, लेकिन आपको सतर्क रहना पड़ता है। नई वैल्यू एडिशंस की चीजें डेवलप करनी पड़ती है। तो वो हमेशा हम लोग ने एक लक्ष्य बना रखा है कि जहाँ भी हम लोग एक ठहराव है कि अभी ये हो गया, तो उससे हम लोग संतोष नहीं होते हैं। हमें कुछ आगे करने के लिए नए प्रोडक्ट ऑलवेज वी कीप ऑन डेवलपिंग। तो उसके कारण हम लोग आज हमारे जो स्थान है हम लोग बनाए रखे हैं। लेकिन
कभी भी अपने स्थान को लाइटली नहीं लेना चाहिए, जो हम लोग करते हैं कि हम लोग ऑलवेज नई नई इनोवेशंस करते रहते हैं। प्राइसिंग कंपटीशन को भी सहन करना हो तो हमारा एक नियम है कि हम लोग कभी किसी के साथ कंपटीशन में नहीं जाते। हमारा जो प्रोडक्ट है एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, अच्छी क्वालिटी है, लोग उस पर बहुत जबरदस्त विश्वास करते हैं, हमारी क्वालिटी पर, हमारी जो बिजनेस की पॉलिसीज के ऊपर और हमारे पूरे वर्किंग स्टाइल के ऊपर। लेकिन कंपटीशन में टिकने के लिए वो भी नहीं चलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा प्रोडक्ट कंपटीशन के हिसाब से उसको ले आते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट अपनी जगह पर है, कंपटीशन प्रोडक्ट अपनी जगह पे है, तो ये इसके कारण हम लोग एनी टाइम हम लोग मार्केट के टिके रहते हैं। अंदर टिके रहते हैं। ओके। यहाँ मैं अपने दर्शकों को एक इंसिडेंट सुनाना चाहती हूँ। भरत सर गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में भी मेंबर है, और जीसीसीआई के मेंबर होते हुए उन्होंने एक ट्रेड टेक्सटाइल कमेटी में भी मेंबर है, और इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, मतलब हमारा जो जीसीसीआई में जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसमें भी, हाँ, उसमें भी काफी एक्टिव है सर। तो एक बार हमारे वहां पे नेपाल से मिनिस्टर ऑफ फिनेंस आए, और उनको हमने जीसीसीआई में इनवाइट किया था। तब मैं भी जीसीसीआई में थी, और जब हमने इनवाइट किया उनको, तो वो अपने लोगों के साथ आए हुए थे। ये G20 के दौरान एक आध मीटिंग अहमदाबाद में हुई थी, और फिर आए अपनी टीम के साथ। और भरत सर और इनके मित्र, जो यहाँ पे एक नेपाल ट्रेडर्स का एक एसोसिएशन है, तो वो सब नेपाली टोपी पहन के सारे लोग इनको मिलने आए थे, और भरत सर को नेपाली भाषा भी जानते हैं। तो वो नेपाली भाषा में उनके साथ बातचीत कर रहे थे, और इतनी आत्मीयता से, जैसे उनके मित्र हो। तो ये है एक एक्सपोर्टर बहुत लंबे टाइम तक टिके रहने का, और नेटवर्किंग, बी टू बी, हमारा बिजनेस टू बिजनेस जो हमारे संबंध हैं दूसरे देशों में, अपने देशों में, ये बनाए रखना। उनकी भाषा भी अपना ली, उनके कपड़े भी अपना लिए। तो बहुत अच्छा लगा हमें उन सभी को देख के, और पूरा एसोसिएशन वहां जीसीसीआई में आया था। तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये कैसे आप उनका कल्चर अडॉप्ट करेंगे, दूसरे देशों के साथ घुल मिल जाएंगे, उनकी फेस्टिवल्स को कैसे सेलिब्रेट करोगे वहां जाके। भरत सर मैं जानती हूँ बहुत बिजी रहते हैं, और काफी बार ये ट्रैवलिंग ही करते हैं। मैंने उनको जितनी बार फोन किया है, कहते हैं मैं आज जा रहा हूं, या मैं आज ही आया हूं। तो ये एक चीज है जो आपको अपने टोज पे खड़े रहना होता है। यू कैन नेवर से दैट यू आर नाउ डन, आपने अपना एक्सपोर्ट कर लिया, नहीं। देर इज नेवर दैट लिमिट, यू कीप ऑन वॉकिंग इन टू द जर्नी ऑफ एक्सीलेंस, ऑफ सक्सेस एंड बिजनेस ग्लोरी। तो ये आप आगे चलते रहें। दिस इज द इंस्पिरेशन आई गेट फ्रॉम भरत सर। भरत सर, मैं आपको पूछना चाहूंगी, व्हाट आर द, आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर, आप एक मैन्युफैक्चरर तौर पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या आप मर्चेंट एक्सपोर्टर भी हैं? नहीं, आपने सही कहा। जो पहले आपने बात कही कि जो देशों में हम लोग जाते हैं उसका जो कल्चर है, उसका जो उसकी लैंग्वेज है, वो एक हमको थोड़ी बहुत भी एक अडेप्ट करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जो हमारा बायर है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और हम तो नेपाल से काफ़ी सालों में जुड़े हुए हैं, तो नेपाली काफ़ी कुछ बोल लेते हैं, वेशभूषा भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। लेकिन और भी जो कंट्रीज है, मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ी बहुत भी जो अपने शब्द हैं वो बोलें। जैसे नेपाल वाले वित्त मंत्री आए थे, उसके बाद में अभी म्यांमार के इंडस्ट्री मिनिस्टर के चैम्बर में आए थे जस्ट यस, आए थे। यस। 10 दिन पहले। तो हम लोग काफ़ी जाते हैं आते हैं तो बहुत मालूम है। तो बाकी सब थे, तो दे वर नॉट नोइंग मच अबाउट द कंट्री। तो उनकी प्रेजेंस में मैंने इतना उनका परिचय दिया, ये कंट्री ऐसी है ऐसी है, तो वो भी बहुत खुश हुए। और जैसे हम लोग नमस्ते बोलते हैं, वहाँ मिंगलाबा बोलते हैं। अच्छा। तो मेरा एक शब्द बोलते ही वो इतने प्रभावित हुए खुश हो गए, कि हाँ। मीटिंग पूरी होते ही मेरे से मिलने आए और बोले आप मुझे मिलिए। और हम लोग उनके साथ पर्सनल मीटिंग भी की। बोले आप हमारी ये सिचुएशन है, इसमें आप कुछ भी हम लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये मेन बात यही है कि ये हमारे बीच ये जो एक्सपोर्ट्स का है, जो उस देश में जाते हैं उसकी थोड़ा बहुत कल्चर भाषा आनी चाहिए।
हम्म। आप क्या पूछ रहे थे? आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं हाँ, या हम मैन्युफैक्चरर हम लोग एक्सपोर्टर? मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं वैसे। ओके। मतलब रॉ मटेरियल ग्रे फैब्रिक जो बोलते हैं वो बाहर से खरीद करके वी हाँ। गिव द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग, डिजाइनिंग वगैरह हम लोग करवाते हैं। ओके। हमारी हमारे डिजाइन के ऊपर से वी गेट प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रोसेस हाउसेस। वो जो डिजाइनिंग हम लोग डेवलप करके बायर्स को भी देते हैं, बायर भी अपनी डिजाइन देता है, तो उस हिसाब और से वो हम, ओके। वो हम लोग वो चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। क्योंकि मैंने काफी सारी डिजाइन्स देखी जो नेपाली डिजाइन दिखती ही है, हाँ हाँ। या फिर म्यांमार की डिजाइन्स, बुद्धिस्ट डिजाइन्स दिखती हैं, या थाईलैंड की डिजाइन दिखती हैं कपड़ों में। हाँ तो ये कपड़े उनकी डिजाइन्स के हिसाब से आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, बहुत हाँ। अच्छी बात है। तो काफी सारे हमारे व्यूअर्स और हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो मर्चेंटिंग करते हैं, वो मर्चेंट ट्रेडर्स हैं। सही। तो उनके लिए भी ये एक अच्छी बात है कि वो टेक्सटाइल में भी आराम से जा सकते हैं। सर, मेरा अगला क्वेश्चन है कि आप लोग का जो कपड़े का क्वालिटी होता है, हम्म। इतने सालों से आप नेपाल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इतने सालों से म्यांमार वगैरह कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हर एक देश का अलग अलग पावरलूम भी, कपड़ा पावरलूम से भी आप बनाते हैं, तो थिकनेस या क्वालिटी क्या होनी चाहिए कपड़ों की? नहीं, क्वालिटी में ऐसा है कि जहाँ तक पॉसिबल होता है हम लोग अच्छी से अच्छी क्वालिटी देने की प्रयत्न करते हैं। लेकिन अगर जो प्राइस वाइज अगर वो नहीं बैठता है तालमेल, पार्टी मुझे कहती है कि हमको तो ये भाई $1 वाली चीज नहीं चाहिए, हमको तो 80 सेंट में ही चाहिए, तो अस्सी हाँ। सेंट में उसको हम लोग क्या बेस्ट दे सकते हैं। और वो कपड़ा अच्छा भी होना चाहिए, भाव में भी सस्ता होना चाहिए, और सेम चीज उसको बायर को पसंद आनी चाहिए। तो ओके। लगभग वो वहां तक हम लोग कॉटन के अंदर करते हैं, तो अच्छी से अच्छी क्वालिटी देने का ही प्रयत्न करते हैं। लेकिन कभी बायर की डिमांड कुछ उनसे थोड़ी सी कम दाम की क्वालिटी की चाहिए तो हम लोग देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम लोअर क्वालिटी, इंफीरियर क्वालिटी, वो हम हाँ। लोग कभी भी नहीं लेते हैं। तो और हम लोग बायर को भी बोलते हैं, यू डोंट गो इन दैट, यू गो फॉर ए ओके, स्टेबल क्वालिटी। तो आपकी क्वालिटी क्या है? मतलब थिकनेस ऑफ कपड़ा जो है, उसकी थिकनेस, उसकी प्रिंट, उसकी कलर ना छूटे, वैसी मतलब हाँ, क्वालिटी क्या होती है? ये टेक्नोलॉजी जो है स्टार्ट फ्रॉम द यान। यान से वीविंग होता है, स्पिनिंग होता है, फिर स्पिनिंग, देन वीविंग एंड प्रोसेसिंग। तो हम लोग हमारी जो क्वालिटीज है ये ज्यादातर होती है, ये जो यान का जो काउंट बोलते हैं कॉटन के अंदर, 20s, 30s एंड 40s। मतलब ये दर्शकों की THC बोलते जानकारी के हैं। लिए, जितना नंबर काउंट का कम होगा उतना थिकनेस ज्यादा होगी, फिर धीरे धीरे नंबर बढ़ता जाएगा, वो थिकनेस कम होती जाएगी, तो वो फाइन बोलते हैं, फिर सुपर फाइन बोलते हैं। तो जैसे ये हाउस पीस आपका है। जो हमारा एक THC काउंट बोलते हैं, एम आई राइट? थ्रेड काउंट? सेट काउंट मीन्स वार्प एंड वैक्स के साथ में जितना है। जैसे कोई क्वालिटी अच्छा। 100/92, वार्प में ताना 100, बाना मतलब वैक्स 92, तो 192 थ्रेड काउंट, TC। तो वो थ्रेड अच्छा। काउंट दोनों मिला के हुआ वार्प एंड वैक्स का थ्रेड काउंट। ओके। तो नॉर्मली हम लोग 150 प्लस थ्रेड काउंट का ही ज्यादा पसंद करते हैं, सो तो जितने नंबर ज्यादा उतना कपड़ा हैवी, पतला। हैवी नहीं, डेंसिटी ज्यादा, वो इन द थ्रेड काउंट। अच्छा, थ्रेड काउंट। और वो काउंट मतलब फाइननेस ऑफ द थ्रेड, वो ओके। काउंट बोलते हैं उसको। थ्रेड काउंट तो TC है, मेन ओके। इंपॉर्टेंट इज ऑफ द काउंट। ओके। ओके। वो क्वालिटी तो होगी ये, काउंट। हाँ जी, क्वालिटी होता ही है काउंट की। तो जितना फिर कपड़ा, कलर, कलर फास्टनेस के लिए रिएक्टिव प्रिंट्स होती है, जो हाँ, 100% फास्ट होती है। 100 बार धुलाई करने के बाद में भी वो कलर छूटता नहीं है, वो छोटा रिएक्टिव नहीं प्रिंट्स है। होती है। या फिर ये तो डिस्चार्ज प्रिंट होती है। ये दोनों क्वालिटियां अप्रूव्ड क्वालिटीज है, यहाँ पर कभी भी कलर फास्टनेस 100% रहेगा। ओके। और ये जो कपड़ा है वो आप मतलब थिक कपड़ा, पावर लूम में तो शायद थोड़ा सा थिक बनता होगा, मेरा मानना है, या फिर आप नहीं, पावर लूम मशीन्स में में? अभी सभी जाके कपड़े बनते हैं। पावर अच्छा, लूम अच्छा, पहले अच्छा। जैसी ऑर्थोडॉक्स पावर लूम नहीं रही है। अल्ट्रा ओके। मॉडर्न पावर लूम्स, एजेड, ऑटो लूम्स, अब सब पावर लूम में ही आ गई। दे आर अच्छा। नॉट हैंडलूम्स। तो अब तो ओके। कपड़ा इवन यू कैन मेक अप टू 200, 300 काउंट्स इन पावर लूम। ओके। ओके। ग्रेट। तो ग्रेट। सब चीज अभी और इंडिया का 70% प्रोडक्शन ही पावर लूम पर है अभी। ओके। और आप अहमदाबाद से ही सोर्सिंग करते हैं अपनी टेक्सटाइल का, फैब्रिक का, या फिर सूरत और नहीं नहीं, सभी जगह वगैरह? से सोर्सिंग होता है। हमारा मेजर सोर्सिंग होता है साउथ इंडिया से, जैसे अच्छा। ईरोड, पल्लड़म, तिरुपुर, कोयम्बतूर। ओ- ओके। ज्यादातर अच्छा जो फाइन काउंट्स आते हैं, मीडियम फाइन काउंट्स, वो वहीं से आते हैं। फिर अच्छा। फिर जो ब्लेंडेड होता है हमारा, भिवंडी बॉम्बे से सोर्सिंग होता है। हाँ। थोड़ा बहुत हमारा ये मालेगांव MP में हुआ,
या ये अपना हमारे को महाराष्ट्र में ही है, और इचलकरंजी हुआ, इवन हाँ। नॉर्थ इंडिया राजस्थान के अंदर ब्यावर किशनगढ़ वहां से भी सोर्सिंग होता है। और अहमदाबाद से पॉलिएस्टर ब्लेंडेड वो सब पॉलिश से वहीं प्योर से आज। सूरत से, प्योर पॉलिश है सूरत से, मैन मेड फाइबर सूरत से। ब्लेंडेड भिवंडी से। ओके, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। और ये आपने सर ये मैं पूछना चाहूंगी कि हमारे जो संबंध हैं ये सब हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, हमारे एशिया के कंट्रीज हैं, फिर आप मिडिल ईस्ट में भी बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, पर ये जो हमारे फार ईस्ट कंट्रीज हैं, नेपाल, म्यांमार, सिंगापुर वगैरह, थाईलैंड, यहाँ बिजनेस करना कैसा है ये देशों में? आज के जमाने में देखा जाए तो सब जगह पे कोई ना कोई क्राइसिस रहती है। जैसे जर्मनी में बोला गया, फ्रांस में बोला गया, आप देखते हैं कि सब जगह पे फार्मर्स की स्ट्राइक, एयरलाइंस वालों की स्ट्राइक। तो एशिया में कैसा है माहौल? और आप एक्सपोर्ट बिजनेस में ये फार ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हमारे आसपास है उसके साथ बिजनेस करना कैसे मुनासिब है? ये काफी जगह पे पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्टर्ब है। बीच में श्रीलंका में काफी डिस्टर्ब हुई थी, यस। इफेक्ट हुआ था, अभी वापस थोड़ा स्मूथ हो गया है। तो जैसे ये फार ईस्ट की साउथ एशियन कंट्रीज है, यस। पहले म्यांमार में अभी डिस्टर्बेंस चल रहा है, नेपाल हाँ में जी। डिस्टर्बेंस चल रहा था, कभी मिडिल ईस्ट में डिस्टर्बेंस चलता है, तो ये यस। अफेक्ट करता ही है। एट दैट टाइम यू हैव टू रिमेन लिटिल बिट साइलेंट। 5-6 महीने आपने थोड़ा साइलेंस से काम नहीं किया, और उसके साथ में जो बायर है उसको भी थोड़ा तो माल चाहिए। अगर आपसे 10 घंटे नहीं लेगा तो 3 या 4 या 5 तो लेगा ही लेगा। तो वो डिपेंड्स अपॉन योर बायर के ऊपर आपका कितना विश्वास है। तो अगर विश्वास है, थोड़ा काम कर सकते हो, तो आपको करना चाहिए, लेकिन करना वेरी चाहिए। वेरी सेफली हम लोग करते हैं। और ये तो लटकती तलवार है ही एक्सपोर्ट के बिजनेस के अंदर, ये कंट्रीज का जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस एज वेल एज करेंसी फ्लक्चुएशन। अभी सबसे ज्यादा करेंसी फ्लक्चुएशन हो रहा है, चाहे मलेशिया हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे ये थाईलैंड हो, या फिर ये अफ्रीकन कंट्रीज में अभी नाइजीरिया का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। इतना यस। जबरदस्त, और पूरा पूरा अफ्रीका का एक्सपोर्ट इन टेक्सटाइल इज ऑन स्टैंड स्टिल। यस, क्योंकि वेस्टर्न अफ्रीका में भी चल रहा है ये, सेनेगल भी अभी बहुत स्टेबल था, हाँ, अभी वहां पर भी शुरू हो गया। सर ये सारी जानकारी आप कैसे रखते हैं? इतना बिजी आपका बिजनेस का शेड्यूल है, तो आप, मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंटरनेशनल न्यूज वगैरह हमें ध्यान रखना, कंट्री का रिसर्च करना हमारे लिए बहुत जरूरी है यदि हम इंटरनेशनल ट्रेड में जाते हैं तो आपके पास समय रहता है सर? कहाँ से आप ये सारा नॉलेज लेते हैं? ये अपडेट होना बहुत जरूरी है। और ऐसे तो न्यूज थोड़ी मिलती रहती है, कि हमारे जो कस्टमर्स है उनसे भी मिलती रहती है। साथ हाँ। में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, तो पीयूष गोयल जी हर महीने एक मीटिंग लेते हैं हमारी। हाँ। तो हमारी काउंसिल की तरफ से ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की, और उसके अंदर हमारी काउंसिल की तरफ से मैं ही अटेंड करता हूँ। तो ओके। अपनी इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की जो मीटिंग्स होती है, उसमें भी हम लोग डिस्कस करते रहते हैं ये। और पीयूष गोयल जी खुद ही उसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो हर एक काउंसिल के अपने अपने जो बोलते हैं कि जैसे क्लास ली जाती है ना भाई, ये हाँ प्रोडक्ट जी। एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ, कम हुआ, तो कम हुआ क्यों हुआ, व्हाट आर योर स्टेप्स यू आर टेकिंग टू इंक्रीज। तो सबकी बातें आ जाती है कि अभी यहाँ पर ये प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ पर ये अच्छा है या बुरा है। तो वो हमको भी मीटिंग में अटेंड करने से पहले अपडेट होना पड़ता है, तो इसलिए उनको बराबर। जानकारी वी ट्राई टू गेट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम आवर सोर्सेस। एंड देन न्यूज़पेपर, टेलीविजन वगैरह तो है हाँ, वो ही तो है। है। ओके। ज्यादा जानकारी हम लोग को डायरेक्टली लेते हैं हम लोग। ओके। ओके। एंड सर जैसे हमारा नेपाल के साथ आपका बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत सेकंड होम आप कह सकते हैं, यस, यस। भरत सर का सेकंड होम नेपाल है। तो सर नेपाल के अंदर सुना है कि आईएनआर में ट्रेडिंग होती है, तो क्या आईएनआर के साथ साथ आप यूएस डॉलर में भी या कोई और करेंसी, फॉरेन करेंसी में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं या सिर्फ आईएनआर में? नहीं, ये सही क्वेश्चन आपने पूछा है। नेपाल का और इंडिया का रिलेशन इंडियन रुपीस के साथ ही है, कभी भी यूएस डॉलर के अंदर ट्रेड नहीं होती है। और ओके। नेपाल जैसी कंट्री के पास इतनी फॉरेन करेंसी होती भी नहीं है, तो दे डोंट अलाउ देयर पीपल टू इंपोर्ट इन यूएस डॉलर फ्रॉम इंडिया। तो दूसरी ओके। कंट्री से अलाउ करते हैं, लेकिन इंडिया से बोले अपना तो एक घर जैसा रिश्ता है, तो ये आप रुपीज के अंदर ही अलाउ करो। लेकिन अच्छा। इसका डिसएडवांटेज हमको ऐसा मिलता है कि हम लोग इंडियन एक्सपोर्टर्स को ये एक्सपोर्ट नहीं गिना जाता है।
अच्छा। ये हम लोग नेपाल को जितना भी करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट कंसीडर इज एट एक्सपोर्ट। ये एक फॉर्मेलिटी के लिए हमको पूरी की पूरी जो थर्ड कंट्री का जो एक्सपोर्ट होता है वो कंप्लायंस करवाती है। शिपिंग बिल हो, बीआरसी हो, सब चीजें। हाँ। जैसे एक कंटेनर जाता है थर्ड कंट्री में, और यहाँ पर सपोज जो लूज में 2 बेल्स 3 बेल्स वो गई, तो उसका भाई फॉर्मेलिटी एक शिपिंग बिल उतना ही बनेगा जो $1 लाख का बनता है और $1 लाख का बनता है। तो ये थोड़ा बहुत ज्यादा कॉम्प्लायंस है। हम लोग इसके लिए मिनिस्ट्री में बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन अभी तक रिजॉल्व हुआ नहीं है, क्योंकि दे आर तो नॉट गिविंग एनी बेनिफिट्स। तो ये गवर्नमेंट बेनिफिट्स आपको नेपाल के लिए कुछ भी नहीं नहीं है, मिलता नथिंग नथिंग, एक्सपोर्ट ये का? ये ओके। लोकल की तरह गिनते हैं, लेकिन कॉम्प्लायंस इज लाइक ए थर्ड कंट्री। ओके, कंप्लायंस में ये एक्सपोर्ट की तरह गिनते हैं, हाँ। नीति नियमों में एक्सपोर्ट की तरह गिनते हैं, पर पैसे में और बेनिफिट्स में, गवर्नमेंट बेनिफिट्स में वो इंडिया की तरह ही गिनते हैं। तो इसके कारण थोड़ा नेपाल का बिजनेस भी हैम्पर हुआ है। जो हाँ। ट्रेडर्स हैं, जो जिस हमारे जैसे एक्सपोर्ट है, हम लोग कुछ भी हम लोग थोड़े कॉम्प्लायंस कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल कपड़े के व्यवसायी थे, और वो हम्म। लोग जीएसटी लगने के बाद में नेपाल का बिजनेस एक्सपोर्ट पे हो गया, तो वो लोग अडेप्ट नहीं कर पाए। वो उसके कारण नेपाल का इंडिया का बिजनेस हैम्पर हुआ है। थोड़ा जो जाना था वो करीब करीब 25-30% कपड़ा जाना कम हो गया। और सर, हम काफी बार सुनते रहते हैं म्यांमार के बारे में, कल भी न्यूज में मैंने सुना म्यांमार के बारे में। वो कैसा देश है जहाँ पे हम क्या, आप टेक्सटाइल तो कर ही रहे हैं वहां पे एक्सपोर्ट, तो और क्या क्या चीजें हम म्यांमार में एक्सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं, अभी तो जैसे थोड़ा यह डिस्टर्बेंस के हिसाब से भी उनकी हाँ। गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हिसाब से भी, तो अभी थोड़ा इंडियन म्यांमार का बिजनेस कम हो रहा है, क्योंकि उनका जो कपड़े के लिए इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है वो लोग नहीं दे रहे अभी। तो एक तो वो फर्क उनको म्यांमार के सिटीजन्स को लेना पड़ता है लेना पड़ता है, लाइसेंस? तो वो एक ओके। थोड़ा डिफिकल्टी है। लेकिन अभी जो इंडिया से जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो हाँ। तो फार्मास्यूटिकल का बहुत अच्छा स्कोप है। अच्छा। फार्मास्यूटिकल का वहाँ पर अच्छा उनका स्कोप है, उनके लिए कोई इंपोर्ट लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है। दे हैव टू ओ, गेट रजिस्टर्ड इन, वो जो दवाइयाँ वहाँ करनी है उनको वहाँ पर मेडिकली रजिस्टर सर्टिफाइड करना करना है। पड़ता है। ओके। वो फॉर्मेलिटी ओके। के बाद में और दे हम हम काफी सारे पल्सेस उनसे इंपोर्ट हाँ। करते हैं। और पल्सीज, अब हम लोग जो दालें यहाँ पर खाते हैं, हाँ, वो वो बेसिकली सारी। दो देश से आती है। वन इज हाँ। म्यांमार, वन इज कनाडा। कनाडा। तो ये यस। उनका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है। और ये वुड भी था, अभी वुड तो टीक वुड कम हो गया है, वो लोग अभी एक्सपोर्ट पर बैन लगाया हुआ है उनका। लेकिन ये म्यूचुअल रिलेशंस में ये पल्सिस का बहुत बड़ा योगदान है। यस, बहुत बड़ा योगदान है। और आप हमें बताएंगे कि आप किस तरह से बिजनेस करते हैं एक्सपोर्ट का? जैसे नेपाल हो गया, सिंगापुर हो गया, म्यांमार, थाईलैंड, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, ज्यादातर आप एडवांस लेते हैं सर, या एलसी से बिजनेस करते हैं? कैसे करते हैं सर? यहाँ दोनों तीनों सिस्टम चलते हैं। आपके अनुभव से बात। दोनों सिस्टम ही चलते हैं। एलसी का कुछ जगह पर एलसी है, जैसे हमारी कोई नई पार्टी हुई हो तो हम लोग एलसी के बिना काम नहीं करते हैं। या ओके। फिर हम लोग डॉक्यूमेंट सेकेंड एक्सेप्टेंस बैंक थ्रू डॉक्यूमेंट जाते हैं, डीए के थ्रू का काम करते हैं। और तो ये मेनली दो सिस्टम होता है, थ्रू बैंक जाएगा ओके। डॉक्यूमेंट, डीए। ओके, डीए में कोई अच्छी पुरानी पार्टी हो, उसको 30 डेज ग्रेस चाहिए, तो हाँ। वो क्या करते हैं, तो बट सर, यू आर एन एस्टैब्लिश एक्सपोर्टर, तो आप बीए कर सकते हैं। यूएनडीपी दोनों। यस, यस। तो ओके। डॉक्यूमेंट सेकेंड पेमेंट देते हैं जो नई पार्टी हो, पुरानी पार्टियों हाँ। को 30 डेज 45 डेज का ड्यू डेट भी अप्रूव देते हैं। काफी सालों से हम ओके। लोग करते हैं, तो वी नो सर, बहुत। बायर बायर कैसे ढूंढते हैं? नहीं, एस्टैब्लिश आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो तो सही, पर नए बायर्स कैसे ढूंढते हैं? मेनली तो हमारे हर एक जगह हमारे जो एजेंट्स हैं उनके थ्रू हम लोग काम करते हैं। अच्छा। एजेंट ढूंढना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और, ओके। और एजेंट के थ्रू ही हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग हमारी पॉलिसी यही रहती है कि जैसे एक देश के अंदर ये 2 या 3 पार्टियां कर रहे हैं, तो ज्यादा पार्टियां न की जाए, क्योंकि सब ना की छोटी जाए उन्हीं छोटी, से। क्योंकि हाँ। वो अगर एक ही जगह पर ये लोग तीनों चारों एक दूसरे से लड़ेंगे, तो हमारा महत्वपूर्ण एक जो प्रिंसिपल है कि बायर शुड अर्न फ्रॉम अस, हमारे से कमाना चाहिए वो। अगर हम लोग ज्यादा पार्टियों को घर घर में कर देंगे तो कमाएगा नहीं, कमाएगा हमारे नहीं। पास आएगा भी नहीं, दूसरा ऑल्टरनेट ढूंढेगा। तो वी यस। ट्राई हमारे लेवल की हमारे पार्टियां कम हो, लेकिन ही शुड अर्न, ये हमारा ओके। मोटो है हमारा। ओके। ओके। और सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपके जैसे सन्स हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स हैं जो इस बिजनेस में आए हैं, आपने उनको ट्रेन किया है, फोर्थ जनरेशन अभी आ रहा है,
आप हमारे जो नए एक्सपोर्टर्स हैं, जो उभरते एक्सपोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप सर? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, और ये मेरा बहुत प्रिय विषय भी है कि जो भी कॉन्फ्रेंस सेमिनार होते हैं, मैं यही कहता हूँ कि आप बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। उस टाइम आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया भी उसके पढ़ाई के पीछे खर्च कर देते हैं। तब आप कुछ भी विचार नहीं करते, इवन बैंक से लोन लेके भी आप भेजते हैं उनको बाहर, हाँ जी, हाँ जी। कि ये पढ़ाई उसके काम आएगी। हुँ, मैं सभी से, जो कपड़े के हमारे मित्र हैं, उनसे सभी से यही कहता हूँ कि अगर आपका बच्चा कपड़े में आता है तो उसको पहले 4-5 साल तक आपके ऑफिस में बिठाइए, गद्दी में बिठाइए, फैक्ट्री में बिठाइए। साथ साथ आप 10 लाख, 15 लाख का एक बजट उसका ट्रेनिंग का अलग कर दीजिए। वो ट्रेनिंग के अंदर उसको बाहर एग्जीबिशन में भेजिए, घर में एग्जीबिशन में भेजिए इंडिया में। दूसरा, एक दो एग्जीबिशन अटेंड करेगा, वो स्टॉल लगाएगा, भले 2 या 3 एग्जीबिशन में वो आपका 2 लाख, 4 लाख रुपए चला जाए, वो एक ट्रेनिंग का भाग है। उसमें आपको ऑर्डर नहीं मिलने वाले, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी कि एक्सपोर्ट के अंदर 2 या 3 बार अपने एग्जीबिशन जाते हैं और ऑर्डर नहीं मिलता है, तो उससे अपने को हतोत्साह नहीं होने का, अपने को ऑलवेज ये सोचने का, ये हमारा ट्रेनिंग चल रहा है। आपको एक $100 का माल बेचते हैं, उसके सामने आपको वही $1.2 में आप बोलना सीखोगे। यू विल हैव टू टेल द डॉलर टर्मिनोलॉजी, व्हाट इज द सीआईएफ, व्हाट इज एफओबी, आपका एक शिपमेंट में कितना माल आएगा, ये टर्मिनोलॉजी आपको सीखने आ जाएगी। तो ये बोल रहा हूँ, आप 10-15 लाख का एक खर्चा अलग कर दो, ट्रेनिंग पीरियड समझ लो। उसके बाद देखो आपका बच्चे का क्या प्रोग्रेस होता है। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य रहता है कि आज इतना बड़ा आबाद है, इतना बड़ा इंडिया में है, इतना बड़ा कपड़े में आप लोग को मानचेस्टर गिनते हैं, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत बड़े-बड़े फैक्ट्री वाले या उनको एक्सपोर्ट के विषय के अंदर बहुत ज़्यादा उनको जाने की इच्छा ही नहीं होती है। हुँ, सही और बात है। हमेशा एक आउटलेट खुला रहना चाहिए। हमारे न्यूक्लियस मार्केट जो है ट्रेडिशनली बिज़नेस कपड़े का व्यापारी गद्दी पे करते हैं। किसी का 50 करोड़ का टर्नओवर, किसी का 100 का भी है, 200 का भी है। वो बोलते हैं हम तो खुश हैं, हम लोग पंजाब का काम कर रहे हैं, हम लोग तमिलनाडु का कर रहे हैं, हम लोग केरला का कर रहे हैं, हम लोग बंगाल, कलकत्ता कर रहे हैं, तो हमारे पास वो टाइम ही नहीं मिलता है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, आपको यंग जनरेशन को तुम लोग क्या दे रहे हो? जो मेरा अनुभव, मैंने कहा हम लोग यंग जनरेशन, हमने सोचा कुछ नया करना चाहिए, हमको पेरेंट्स को कुछ नया करके दिखाना चाहिए, वो होना चाहिए। तो आप आपके बच्चों को तो सिखाओ। इसलिए मैं सभी, इवन इन द मिनिस्ट्री आल्सो आई से द टैगलाइन, मोदी जी का जो था ना, घर घर वो तिरंगा वाला, हाँ, तो घर घर यस। एक्सपोर्ट, हर घर एक्सपोर्ट, घर घर ओह! एक्सपोर्ट, घर-घर हर घर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट। हर घर एक्सपोर्ट। ये बहुत ये अच्छा। ये मैसेज मैं सभी युवाओं को देना चाहूंगा कि आपके पास क्षमता है, यहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक्स है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, तो व्हाई डोंट यू ट्राई दिस। और एक बार ये जो मैंने कहा कि 10-15 लाख का खर्चा ट्रेनिंग का अलग कर दो, तो आपको उसका बहुत बड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा और आपका एक नया लाइन डेवलप होगा। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। मुझे ये लास्ट आपका स्लोगन, घर-घर घर घर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, हर हर घर घर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। तो ये बहुत सुंदर है, आपका जो जुमला बनाया आपने, बहुत सुंदर बनाया है और हम इसी उद्देश्य के साथ आगे चलते हैं कि मिशन गोल्डन बर्ड हमारा भारत वही आज हम बोलते हैं अमृत काल में है, पर हमारा सुवर्ण काल भी आएगा और हम उसी तरह से अभी तरक्की करना चाहते हैं, सभी को साथ में लेके। सबका साथ, सबका विकास जिस तरह हम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, हमें बहुत प्रोत्साहन मिला आज आपसे। थैंक धन्यवाद। यू वेरी मच थैंक यू। भरत छाजर सर। मुझे भी खूब बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत अच्छा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू।